ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव विनी महाजन के साथ पत्रकार विनय कुमार की विशेष बातचीत। स्वच्छ भारत मिशन के आज 10 वर्ष पूरे हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत दिवस 2024 के प्रोग्राम में 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में अनेक प्रोजेक्ट्स की उन्होंने नींव रखी और बहुत सारे प्रोग्रामों को हरी झंडी भी दिखाई। हमारे साथ पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन हैं। विनी जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा विज्ञान भवन में अपने इस प्रोग्राम में। आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। तो विनीत जी, प्रधानमंत्री ने जो आज के प्रोग्राम में 9,600 करोड़ के कार्यक्रम उनको हरी झंडी दिखाई, आधार इनके बारे में अगर आप विस्तार से बताना चाहें तो ये किन किन क्षेत्रों में ये प्रोग्राम रहेंगे? अगर हम पहले 1 मिनट स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात कर लें तो ये अभियान शुरू हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सन 2014 में आह्वान दिया कि हमें देश को खुले में शौच से मुक्त करना है। ये उस समय बहुत बड़ा कार्य था। अब बहुत बड़ी गिनती में लोग खुले में शौच करते थे। दुनिया भर में जो इस किस्म के जो परिवार हैं उनका अधिकतर भारत में ही था। तो तब ये एक बहुत कठिन और एस्पिरेशनल एक किस्म से था हमारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूरे देश भर में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान दिया, सभी राज्यों ने, सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने, हर गांव, हर शहर ने काम किया और लगभग 11 करोड़ के करीब नए शौचालय बनाए गए, अभी भी बन रहे हैं जरूरत के अनुसार। और इनका प्रयोग होने से हर गांव, हर शहर ने कहा कि हम अब खुले में शौच से मुक्त हो गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2019 को पूरे देश के लिए यह घोषणा की। लेकिन इसके आगे भी बहुत से कार्य बचते हैं और इनका अब मकसद है कि हम एक पूर्ण रूप से ठोस और तरल जो हमारा कचरा है उसका समाधान करें। तो हम जानते हैं कि फीकल स्लज का सही ट्रीटमेंट के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी हैं। शहरों में खास तौर पर गंगा किनारे भी बहुत से प्लांट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं ताकि गंगा का पानी प्रदूषित होने से बचे और बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट्स, इनका शिलान्यास रखा और कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, वे एक तो अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत जो हमारे शहरी क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर रीयूज प्लांट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वगैरह ये हैं। और इसके अलावा जो हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, हमारे नमामि गंगा मिशन के अंतर्गत भी प्रोजेक्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, खास तौर पे 10 प्रोजेक्ट्स 1500 करोड़ के ऊपर के, उनका भी शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त एक और मिशन जिसको प्रधानमंत्री जी बहुत जिस पे जोर दे रहे हैं वो है कि हमारा जो ठोस कचरा, हमारा जो ऑर्गेनिक जैविक कचरा जो है उसका सही प्रयोग हो। और उसके लिए गोवर्धन स्कीम कुछ सालों से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के कई विभाग इसमें जुड़े हैं और उन विभागों ने मिलजुल के एक ऐसा इकोसिस्टम किया है कि अब भारी मात्रा में ऐसे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जो एक और कंप्रेस्ड बायोगैस और दूसरी ओर ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करते हैं इस वेस्ट में से। वो वेस्ट पराली भी हो सकती है, वो वेस्ट जानवरों का वेस्ट, गोबर इत्यादि, और वो वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स भी प्रधानमंत्री जी ने 1300 करोड़ के ऊपर के गोवर्धन के प्रोजेक्ट्स का भी 6 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 9 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास रखा। अगर इसको आगे देखें
तो हम ये देखते हैं कि कोई भी मिशन हो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मोदी इसमें खुद बहुत रुचि लेते हैं और सरकार का ज्यादा एम्बिशियस एक प्रोग्राम माना जाता है इसको। तो न केवल ये शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई स्वच्छता के ऊपर जोर देता है, कचरा प्रबंधन के ऊपर जोर देता है, बल्कि इससे हम देखें तो एक बड़े तौर पर जो पब्लिक हेल्थ है लोगों की, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा इसका असर पड़ता है। तो अगर साफ सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो अपने आप ही इसमें नहीं होंगी, लोगों को इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने जब ये देखा कि इस तरह की जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका पिछले 10 वर्ष में अगर हम आकलन करें, तो किस तरह का आप देखती कि इस मिशन का असर पड़ा? इस मिशन का असर तो जन जन को मालूम है। जिन घरों में शौचालय नहीं था और लोगों को बाहर खुले में जाना पड़ता था, वहां विशेष रूप से महिलाओं पे क्या गुजरती थी, वो किस तरह से या तो सवेरे जल्दी या फिर लेट रात को बाहर खुले में जाती थी, और किस किस्म की उनको, चाहे हम उनकी डिग्निटी की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की बात करें, उनका सेहत के ऊपर किस किस्म का असर पड़ता था, ये जाहिर है। ओवरऑल जो पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि सैनिटेशन के अभाव में कई किस्म की बीमारियां जैसे डायरिया वगैरह जो जानलेवा भी रहती हैं, विशेष रूप से बच्चों के लिए, ये बढ़ती हैं। सो इनकी सबकी तो बहुत व्यापक स्तर पर स्टडीज हुई हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस ने, और उन्हें इनकी स्टडीज करके कई रिपोर्ट्स दी हैं। जिस तरह से WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से पहले चरण में 3 लाख डायरिया से होने वाली मौतें बची। यूनिसेफ ने बताया है कि इन सभी प्रयत्नों से हर परिवार की आर्थिक भी स्थिति मजबूत हुई, तो उनके हर साल औसतन 50,000 रुपए साल भर में बचे, क्योंकि उनकी सेहत ठीक रही, उनको बीमारी की वजह से काम से अपना समय नहीं खराब करना पड़ा या खर्चे नहीं हुए दवाइयों वगैरह के। बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्टंटिंग कम होती। सो हर किस्म के बेनिफिट्स, विशेष रूप से छोटे बच्चों पे, लेकिन सभी हमारे पब्लिक हेल्थ पे जो हैं, ये अब तक बड़े अच्छे से स्टडी हो चुके हैं और एनालिसिस के बाद ये साइंटिफिक डेटा हमारे समक्ष है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जो उभरता है वो ये कि किस तरह से आपने पाया कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायत हो गई, सामुदायिक तौर पर किस तरह की भागीदारी रही कि इस मिशन को, स्वच्छ भारत के कार्यक्रम को ठीक से बिल्कुल निचले स्तर तक इम्प्लीमेंट कर सके, इसका क्रियान्वयन कर सके सरकार, इसमें किस तरह की भागीदारी आपने देखी? देखिए, ये जो काम है, एक तो टॉप लेवल लीडरशिप का तो इसमें बहुत बड़ा रोल तो है ही, लेकिन जन जन की इसमें भागीदारी झलकती है। अगर 12 करोड़ नए शौचालयों बनाए गए, तो इसमें क्लियर है कि हर राज्य में, हर जगह, हर गांव में, हर शहर में इसको एक रिस्पांस मिला। और भी जो सभी बड़ी मात्रा में अब दूसरे चरण में भी काम जैसे हो रहे हैं, 55% गांवों ने अपने आप को ODF प्लस मॉडल घोषित कर दिया, यानी कि उन्होंने ठोस और तरल कचरे का प्रबंध कर लिया है। देश भर में 5.5 लाख गाड़ियां ठोस कचरे का निपटान के लिए चलती हैं इस समय। तो ये सब अगर हुआ है तो ये लोगों की भागीदारी की वजह से ही हुआ है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें, स्वच्छता ही सेवा का आज अंतिम एक तरह से दिन था, 17 सितंबर से 2024 से, और हर साल ही पिछले कई सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी के 2017 के आह्वान के बाद सितंबर का दूसरा पखवाड़ा मनाया जाता है स्वच्छता ही सेवा के लिए। तो इस साल अगर इसमें 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की भागीदारी रही है, अगर इसमें हमने देखा है कि 7 लाख गंदगी के भरे हुए स्थान सफाई उनमें करी गई, या भारी गिनती में लगभग 40 लाख सफाई मित्रों का इसमें हमने मान सम्मान किया, उनका हेल्थ चेकअप हुआ। और ये भी देख रहे हैं कि हर राज्य में, देश के कोने कोने में ये हुआ है, और गांव गांव में, शहर शहर में हुआ है। तो इससे हमें जाहिर है कि जो भावना थी कि स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना है, वह जन आंदोलन अब बन गया है। और स्वच्छता ही सेवा के बारे में आपने बताया, फिर से एक बार जिस तरह से कहा गया सरकार की तरफ से कि पूरे देश को एक तरह से एक धागे में, एक सूत्र में पिरोने का इसने काम किया।
तो ये स्वच्छता ही सेवा के बारे में आप जो बता रही थी, इस साल खासतौर पर क्या असर पड़ा? जी, जैसे हमने देखा कि सभी वर्ग के लोग, सेलिब्रिटीज भी सामने आए, हमारे जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्होंने भी आह्वान किया, आम लोगों ने आगे आकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तो स्वच्छता ही सेवा में जो कोशिशें की गई कि लोगों तक ये बात पहुंचे और वो अपने आसपास के जो गंदे स्थान हैं उनको खुद आगे होकर उनकी जिम्मेवारी लेते हुए उनको साफ करें या अपने आप को समर्पित करें, शपथ लें और तरीकों से अपना जाहिर करें कि वे स्वच्छता सेनानी हैं और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको भी प्रोत्साहित किया जाए और हर राज्य उनको अपने तरह से उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो ये सभी गतिविधियां हमने स्वच्छता ही सेवा 2024 में देखी। जो इतना व्यापक और इतना बड़ा कार्यक्रम चला, तो आप इस विभाग को हेड करती हैं, तो दो पहलू सामने आते हैं कि किस तरह से आपने पिछले 10 वर्ष में किन चुनौतियों का सामना किया और जिस तरह से नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको किस तरह से उपयोग किया और आगे किस तरह से करेंगी? देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, बहुत हमारी जनसंख्या बहुत फैलावट है, आपस में बहुत अंतर भी हैं। तो कई जगह पे पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, कहीं एक्सेस मुश्किल है। सो देश में कोई भी अगर हमें सैचुरेशन मोड में काम करना हो, और इसमें भी ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें हर एक को ये सुविधा पहुंचानी भी है और उनको इसमें भागीदार भी बनाना है, उनको इसका एक स्वच्छता सेनानी हर एक को बनाना है। तो इसमें व्यवहार का परिवर्तन करना, लोगों तक बात पहुंचानी, पर इतने बड़ा काम इतना ऐसे लगता है कि आसानी से हुआ क्योंकि लीडरशिप हमारी हर स्तर पर इसमें पूरा कमिटेड थी। इसमें जो धनराशि चाहिए थी वो धनराशि उपलब्ध कराई गई। इवन हमारे सेलिब्रिटीज ने आगे आकर अपना वॉलंटरी बेसिस पे इसमें अपना योगदान डाला। तो सभी ने अपना इसमें योगदान डाला और ये जो भी चुनौतियां थी उनको हम बखूबी पार करके आगे बढ़ते गए। इसमें जरूर ये कोशिशें रही कि हम अपने यूथ को साथ रखें। महिलाएं खास तौर पे इसमें चैंपियंस थी, तो बच्चे और महिलाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे स्टेक होल्डर्स थे। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पढ़े लिखे बच्चों ने स्टार्टअप्स शुरू किए। हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे, अब वे गाड़ियां चलाते हैं। तो इस किस्म के नई टेक्नोलॉजीज आई, नई टेक्निक्स को बढ़ावा दिया गया और जो नई नई चुनौतियां थीं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है दुनिया में, हमें अपना पानी का संरक्षण करना है, खासतौर पर जैसे जैसे हर घर में जल पहुंच रहा है तो वो गंदला पानी भी बढ़ रहा है, तो उसका सही रीयूज हो, रिचार्ज हो, कंजर्वेशन हो। तो ये सभी चीजों पर सोचकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक सस्टेनेबल प्लान जो आगे चलकर भी इसी तरह निरंतर हम स्वच्छता के अपने मुकाम प्राप्त करते रहें, उसके बारे में प्रगति हो रही है। आपने पिछले दशक के बारे में इतने विस्तार से बताया। अगले 10 सालों में कौन से ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर ये प्रोग्राम फोकस करेगा? कौन से ऐसे क्षेत्रों पर सरकार का जोर ज्यादा रहेगा स्वच्छ भारत मिशन में? एक तो हम हमेशा ही इस चीज का कॉन्शियस रहेंगे कि हम स्वच्छता के काम को कभी भी दी एंड नहीं कह सकते कि बस हो गया। ये तो निरंतर करना है। अगर हर रोज सफाई नहीं होगी तो गंदगी आ जाएगी। तो इस मैसेज को हमें देना ही देना है कि इस काम की निरंतरता बनाई रखनी है। इसके लिए जो नई जरूरतें हैं, जैसे आबादी अगर बढ़े या कुछ और प्लास्टिक पैकेजिंग बढ़ रही है, पर्यटक हमारे देश में आ रहे हैं तो पर्यटकों के स्थलों को भी हमें साफ रखना है। तो ऐसे जो भी इश्यूज हैं उनको हमें समय पे और समय से पहले उनको देखना है, समझना है और उनको एड्रेस करना है, सस्टेनेबली एड्रेस करना है। नई टेक्नोलॉजी, नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ के रखना है और जो भी हमें दिख रहा है कि दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान हमें लगता है कि हमारे देश से समाधान निकलेंगे, जिसको बाकी दुनिया में भी, बाकी विश्व भी उन तरीकों को, उन समाधानों को अपना के एक हम ग्लोबल लीडर इस सेक्टर में जरूर ऑलरेडी उभरे हैं और रहेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। रोहिणी जी, आपने आकाशवाणी से बातचीत की और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव विनी महाजन के साथ पत्रकार विनय कुमार की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर